नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के अंतर्गत सख्त प्रदूषण प्रतिबंध हटाए गए, ग्रैप 3 प्रतिबंध जारी रहेंगे। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दिसंबर 2024 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 35% से बढ़कर $358 करोड़ हुआ। और नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुक से। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। भारत मंडपम में आयोजित ये देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। इसका विषय है सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला का सह निर्माण। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 6 दिनों तक चलने वाला यह ग्लोबल एक्सपो 3 अलग अलग जगहों नई दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि तथा ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में आयोजित किया जाएगा। यह एक्सपो ऑटोमोटिव और मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचारों और उन्नति को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा और इसमें दुनिया भर के प्रदर्शक और आगंतुक भाग लेंगे। इसके अलावा मोबिलिटी सेक्टर में नीतियों और पहलों को प्रदर्शित करने के लिए राज्यों के सत्र भी होंगे ताकि उद्योग और क्षेत्रीय स्तरों के बीच सहयोग को सुदृढ़ बनाया जा सके। सभी आगंतुकों के लिए 19 से 22 जनवरी तक प्रवेश निःशुल्क होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। 32 खिलाड़ियों को खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें एथलेटिक्स में ज्योति याराजी और अनु रानी, मुक्केबाजी में नीतू और स्वीटी, शतरंज में वंतिका अग्रवाल तथा हॉकी में सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह शामिल है। वहीं पैरा खेलों में पैरा तीरंदाज राकेश कुमार तथा पैरा एथलीट प्रीति पाल, जीवनजी दीप्ति, अजीत सिंह और सचिन सिरजीराव खिलाड़ी समेत अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। दूसरी ओर एथलेटिक्स में सूचा सिंह और पैरा तैराकी में मुरलीकांत, राजाराम पेटकर जैसे महान खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार आजीवन से नवाजा जाएगा। पैरा निशानेबाजी कोच सुभाष राणा, निशानेबाजी कोच दीपाली देशपांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अरमांडो अन्योले कोलाको को उनके उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद MAKA ट्रॉफी दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार, दिल्ली के लिए आदर्श। आकाशवाणी से पुरस्कार वितरण समारोह का आंखों देखा हाल दिन में 11 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ, FM गोल्ड और आकाशवाणी न्यूज लाइव चैनल 24/7 पर सुना जा सकता है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम ने कल शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए इसके दृष्टिकोण का प्रमुख स्तंभ है। बैठक के दौरान दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक संयुक्त लोगो का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति शनमुगरत्नम से मुलाकात की, जहां उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी की व्यापक समीक्षा की और आपसी हितों के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर वैचारिक आदान प्रदान किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की 5 दिन की यात्रा पर हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस साल 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति सुबियांतो 25 और 26 जनवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। अब तक कुल 841 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 जनवरी को शुरू हुई थी। उम्मीदवार सोमवार तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 5 फरवरी को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 70 में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने 2 सीट, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के फाइटिंग द इंडियन स्टेट वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर भारत की राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करने का आरोप लगाया। माननीय राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में इंडियन स्टेट का मतलब समझते हैं आप? क्या आप उससे लड़ने की बात कर रहे हैं? द इंडियन स्टेट represents the constitutional identity of India. दुनिया भर में भारत की पहचान स्टेट ऑफ इंडिया से होती है। श्री प्रसाद ने कहा कि श्री गांधी को अपने शब्दों को लेकर सजग रहना चाहिए। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दिसंबर 2024 में 35.11% से बढ़कर 2 साल के उच्चतम स्तर $358 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने $2.65 बिलियन था। एक रिपोर्ट। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ये उच्च मूल्य वाले भारतीय सामानों की विदेशी मांग में वृद्धि और बढ़ती घरेलू उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में देश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 28.6% बढ़कर $2,611 करोड़ हो गया, जो वर्ष 2023-24 की इसी अवधि के दौरान $2,030 करोड़ था। इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत के निर्यात क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले हिस्से के रूप में उभरा है। ऐसा केंद्र की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की सफलता से देश में नई विनिर्माण क्षमताओं के कारण संभव हुआ है। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पदभार संभालने के बाद केंद्र शासित प्रदेश की उनकी ये पहली यात्रा होगी। उपराष्ट्रपति वहां विभिन्न लोक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के 4थे चरण को हटा लिया है। ग्रैप संबंधी उप समिति ने कल अपनी बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया। समिति ने कहा कि दिल्ली की AQI में निरंतर सुधार हो रहा है। कल दिल्ली में AQI 302 दर्ज की गई, जो ग्रैप 4 लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित मानदंड से 98 अंक कम है। इसमें यह भी कहा गया है कि संशोधित ग्रैप के चरण 3, 2 और 1 के अंतर्गत सभी कार्रवाइयां लागू रहेंगी। और अब खबरें महाकुंभ से। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जय। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान बीते 6 दिनों में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। ये स्नान 11 जनवरी से शुरू हुआ था। त्रिवेणी के संगम पर भक्ति और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बड़ी संख्या में साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हो रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया भर के देशों से श्रद्धालु पवित्र संगम के आध्यात्मिक वातावरण में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के पहले दिन 13 जनवरी को रिकॉर्ड 1,70,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, जबकि अगले दिन मकर संक्रांति के अमृत स्नान के दौरान 3,50,00,000 से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। राज्य सरकार के अनुसार इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 45 दिनों का महाकुंभ मेला अगले महीने की 26 तारीख तक चलेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के कुशलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना ध्यान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों पर केंद्रित कर दिया है।
उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज कोहरा छाया रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में दृश्यता कम रही। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 27 रेलगाड़ियां और कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के कई हिस्सों में रात और सुबह के समय घना से लेकर बहुत घना कोहरा छाया रहने का अनुमान जताया है। और अब खेल खबरों का रुख करते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज शाम भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंगजुंग से होगा। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत के किरण जॉर्ज चीनी खिलाड़ी वेंग होंगयांग के साथ खेलेंगे। ये मैच नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में होगा। खो खो विश्व कप 2025 में भारत की पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने वर्ग के मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस जीत के साथ ही दोनों टीमों ने अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान भी हासिल किया। मेजबान भारतीय पुरुष टीम ने कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भूटान पर 71-32 से शानदार जीत दर्ज की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज जमशेदपुर में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और मोहन बगान सुपर जायंट के बीच मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फुटबॉल लीग की अंक तालिका में मोहन बगान शीर्ष पर, गोवा दूसरे, बेंगलुरु तीसरे और जमशेदपुर चौथे स्थान पर है। वहीं हॉकी इंडियन लीग में आज राउरकेला में दिल्ली एसजी पाइपर्स और जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब की महिला टीमों के बीच मुकाबला होगा। ये मैच रात 8:15 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद फरहत। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने की खबर आज सभी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता की सुर्खी है 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ। दैनिक भास्कर लिखता है 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान। सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। इसरो द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में उपग्रहों की सफल डॉकिंग कराकर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करने का समाचार भी सभी अखबारों में है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है भारत ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में जोड़े 2 उपग्रह। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की खबर भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है बर्फबारी ने ठिठुराया कश्मीर में रेल सेवा बाधित, हिमाचल में 200 सड़कें बंद। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है मौसम गुलजार, बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने की मस्ती। गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में नहीं दिखेंगे ध्रुव और तेजस, हिंदुस्तान की खबर है। वहीं हरिभूमि लिखता है अब गणतंत्र दिवस समारोह में सुनाई नहीं देगी ध्रुव हेलीकॉप्टर की हवाई गर्जना। फ्लाई पास्ट में भाग लेंगे 22 लड़ाकू विमान। ALH ध्रुव के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वायुसेना का फैसला। नवभारत टाइम्स ने महाकुंभ में साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालुओं की तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है महाकुंभ में अमृत स्नान के साथ ही अब अनुष्ठानों का दौर शुरू। धन्यवाद नईम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के अंतर्गत सख्त प्रदूषण प्रतिबंध हटाए गए। ग्रैप 3 प्रतिबंध जारी रहेंगे। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दिसंबर 2024 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 35% से बढ़कर $358 करोड़ हुआ। और नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।